हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, ये हमारे 1000 MCQs पार्ट 16 है। इससे पहले की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें हम वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई? इसका आंसर है ए 1857। और ये क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विस 2015 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वॉइसरॉय ने ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का इन शब्दों में समर्थन किया था? ये भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक वॉइसरॉय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त कर सकता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स ए लॉर्ड कर्जन ने। तो ये लाइनें कही थी लॉर्ड कर्जन ने। इसके अलावा कुछ और शिमला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर 1864 में शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। तो ये ध्यान रखना है कि सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर, डेट याद रखना है, 1864 में शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। स्वतंत्रता के बाद ये शहर पंजाब की राजधानी बन गया और बाद में इसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वॉइसरॉय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था। वह था, तो हमें बताना है वे कौन से ब्रिटिश वॉइसरॉय थे जिन्होंने अपनी बेटी का नाम नालदेहरा में नामकरण किया था? इसका आंसर है सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर अपनी बेटी का नामकरण वहीं किया था। और भारत का वॉइसरॉय बनने के पूर्व भी कर्जन 4 बार भारत आ चुके थे। तो इससे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। सबसे पहले तो लॉर्ड कर्जन ने नालदेहरा की प्राकृतिक खूबसूरती से वो इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने अपनी बेटी का नामकरण वहीं पे कर दिया था। और भारत के वॉइसरॉय बनने के पूर्व भी लॉर्ड कर्जन 4 बार भारत आ चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट है, 1815 में हस्ताक्षरित संगोली की संधि का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर है बी प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय। संगोली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है जिसे 1814 से 1816 के दौरान हुए ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद अस्तित्व में लाया गया था। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे और 4 मार्च 1816 को इसका अनुमोदन किया गया था। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि संगोली संधि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में हुई एक संधि है जिसे 1814 से 1816 के बीच में ब्रिटिश और नेपाली युद्धों के बाद अस्तित्व में लाया गया। और इस संधि को 2 दिसंबर 1815 को इस पे हस्ताक्षर किए गए थे और 4 मार्च, मोस्ट आईएमपी पॉइंट, 4 मार्च 1816 को इसका अनुमोदन किया गया। और ये सभी पॉइंट्स थे संगोली की संधि से रिलेटेड। और 1815 में इस संगोली की संधि का क्या परिणाम आया कि प्रभावशाली शक्तियों के रूप में अंग्रेजों का उदय होने लगा था। तो ये सभी डिटेल्स थी संगोली की संधि के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशियर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया? इसका आंसर है ए शमशेर सिंह। बुशियर रियासत ने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। उस समय बुशियर का राजा था शमशेर सिंह। शमशेर सिंह ने अंग्रेजों को 1500 रुपए वार्षिक नजराना भी देना बंद कर दिया था। उस समय वार्षिक नजराना दिया जाता था, तो बुशियर का राजा अंग्रेजों को 1500 रुपए वार्षिक नजराना देता था, तो उन्होंने वो भी देना बंद कर दिया था। उन्हें किसी भी प्रकार की, मतलब अंग्रेजों को उन्होंने किसी भी प्रकार की आर्थिक एवं सैनिक सहायता प्रदान नहीं किया था और रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, 1857 में क्रांति के समय केहलोर का राजा कौन था? इसका आंसर है हीराचंद। 1857 की क्रांति के समय केहलोर का राजा हीराचंद था और हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। तो यही देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हीराचंद 1857 की क्रांति के समय केहलोर का राजा था और हीराचंद के समय काल को बिलासपुर रियासत के लिए स्वर्ण काल के रूप में भी जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देसी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी
लॉर्ड डलहौजी। देसी राज्यों के अंत में सिद्धांत की रचना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। तो ये भी ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के शासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके बाद नेक्स्ट है, ये किसने कहा मैं और चीन के राजा दुनिया के आधे साम्राज्य पर राज करते हैं, फिर भी हमें सुबह नाश्ते का समय मिल जाता है। तो हमें बताना है कि ये जो लाइन है ये किसने कहा था। इसका आंसर है लॉर्ड एमहर्स्ट। ये शब्द लॉर्ड एमहर्स्ट ने कहे थे कि मैं और चीन के राजा दुनिया के आधे लोगों पर राज करते हैं, फिर भी हमें सुबह नाश्ते का समय मिल जाता है। इसके अलावा लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे। इनके समय प्रथम अंगल वर्मा युद्ध जो 1824 से 1826 तक लड़ा गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट खाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसका आंसर है सी 1846 ईस्वी में। कोट खाई को ब्रिटिश साम्राज्य में 1846 ईस्वी में मिलाया गया था। कोट खाई एक छोटा सा शहर है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जाके रचयिता कौन है। इसका आंसर है सी राम सिंह ठाकुर। कदम कदम बढ़ाए जा सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गीत था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सभा के तत्वाधान में आरंभ हुआ आंदोलन जिसमें वेद सूरत सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो हमें बताना है ये चारों वो कौन से आंदोलन हैं जिसमें वेद सूरत सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसका आंसर है बी पझौता आंदोलन। 1942 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो लोगों का उत्साह बढ़ गया। आंदोलन का नेतृत्व स्वर्गीय वेद सूरत सिंह के साथ, इनका भी नाम याद रखना है, चेत सिंह, वस्तीराम पहाड़िया और गुलाब सिंह व मान सिंह ने आंदोलन किया। ये आंदोलन पझौता क्षेत्र से शुरू हुआ था, इसीलिए इसका नाम पझौता आंदोलन रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट है, रियासतों के शासकों की नरेंद्र मंडल नामक परामर्शीय संस्था किस वर्ष अस्तित्व में आई। इसका आंसर है बी 1921। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई और प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मंडल के बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के किस शासक को 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी। इसका आंसर है फ्रेंड्स डी ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह थे कुल्लू के शासक, तो उन्हें 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी। ज्ञान सिंह ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था, इसी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें राय की उपाधि से सम्मानित किया था। उसके बाद नेक्स्ट है INA, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से हमें बताना है कि ये चारों में से ऐसा कौन सा पर्सन है जो INA से संबंधित है। इसका आंसर है बी बख्शी प्रताप सिंह। बख्शी प्रताप सिंह के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हिमाचल प्रदेश के। इनके बारे में जान लेते हैं। बख्शी प्रताप सिंह 1931 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। आज़ाद हिंद फौज में 3 लाख सिपाही थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अकेले 5 और 6 फरवरी 1944 ईस्वी में आधी रात को ब्रिटिश शिविर में अकेले घुसकर ब्रिटिश अफसर के ऊपर पहला हमला किया, जिसमें एक गार्ड मारा गया था और एक सेना अफसर को घायल किया और खुद भी घायल हो गए। इस अलौकिक साहस के लिए उन्हें तगमा-ए-शत्रुनाश से नवाजा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, तगमा-ए-शत्रुनाश। इससे सम्मानित किया गया है बख्शी प्रताप सिंह को और इन्हें इस सम्मान से क्यों सम्मानित किया गया उसकी डिटेल्स भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा इनके और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे उनकी यूनिट 14 दिन तक बिना भोजन किए गुरिल्ला युद्ध लड़ती रही, जो युद्ध 1 महीने तक चलता रहा। और इसके अलावा श्री बख्शी प्रताप सिंह को 1952 में पालमपुर से कांग्रेस टिकट पर MLA के लिए चुना गया। 1957 से 1962 ईस्वी तक वे पंजाब के उप मंत्री भी रहे और 1966 ईस्वी में पंजाब प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में विलय होने के बाद वे राजस्व मंत्री भी बने और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कांगड़ा कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे।
और इसके अलावा 1972 से 1977 तक वे राष्ट्रीय बचत सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है श्री बख्शी प्रताप सिंह के बारे में। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आईएनए से संबंधित है बख्शी प्रताप सिंह जी। बख्शी प्रताप सिंह जी ने 1931 ईस्वी में आईएनए ज्वाइन किया था। 5 और 6 फरवरी 1944 में उन्होंने आधी रात में ब्रिटिश शिविर पर अकेले घुसकर ब्रिटिश अफसर के ऊपर हमला किया, जिसमें एक गार्ड मारा गया था, एक सेना अफसर घायल हुआ था और इसके साथ वो खुद भी घायल हुए थे। उनके इस अलौकिक साहस की वजह से उन्हें तगमा-ए-शतुर्नाश से भी नवाजा गया था और उनकी यूनिट 14 दिनों तक बिना भोजन किए गुरिल्ला युद्ध लड़ती रही, जो कम से कम 1 महीने तक ये लड़ाई चली थी। और श्री बख्शी प्रताप सिंह 1952 ईस्वी में पालमपुर से कांग्रेस टिकट पर एमएलए के लिए इन्हें चुना गया था और 1957 से 1962 ईस्वी तक वे पंजाब के उप मंत्री भी थे। और 1966 ईस्वी में पंजाब प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमालय में विलय होने पर वे राजस्व मंत्री बने और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा कमेटी के वे उपाध्यक्ष भी रहे। 1972 से 1977 तक वे राष्ट्रीय बचत सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। फ्रेंड्स, अगर बख्शी प्रताप जी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यहीं से ही पूछा जाएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे वो मैंने सभी इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरली के किस सूद ट्रेंड्स ने शिमला में बाल भारत सभा की स्थापना की जिसका एजेंडा क्रांतिकारी था? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, दीनदयाल आंधी। शिमला में बाल भारत सभा की स्थापना दीनदयाल आंधी जी ने की थी, जिसका एजेंडा था क्रांतिकारी। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? इसका आंसर है ए, मंडी। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों का एक समूह था, जिसे विभिन्न प्रकार से प्रजामंडल या लोक परिषद कहा जाता था। संगठन का पहला सत्र चला था दिसंबर 1927 ईस्वी में बम्बे में इसे आयोजित किया गया था और इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि 26 जनवरी 1948 को ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस हिमाचल प्रदेश में मंडी में आयोजित किया गया था और इसके अलावा इस संगठन का पहला सत्र 1927 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू 1939 से 1946 तक राष्ट्रपति बने रहे। इसके अलावा 1939 में प्रजामंडल के अध्यक्ष थे श्री गोकुल भाई भट्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुई पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर है सी, भागमल सोठा। 13 जुलाई 1939 को शिमला पहाड़ी राज्य के भागमल सोठा की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद सिरमौर, चंबा, मंडी, बुशेयर, सुंदरनगर आदि में प्रजामंडल स्थापित किए गए। इन प्रजामंडलों की गतिविधियों को संगठित करने के लिए 1939 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई। यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है फ्रेंड्स कि 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी भागमल सोठा ने और 13 जुलाई 1939 को शिमला पहाड़ी रियासतों के भागमल सोठा की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था, उसके बाद सिरमौर, चंबा, मंडी, बुशेयर, सुंदरनगर आदि में भी प्रजामंडल स्थापित किए गए और इन सभी प्रजामंडलों की गतिविधियों को संगठित करने के लिए 1939 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई। उसके बाद नेक्स्ट है, कुनिहार संघर्ष से किसका नाम जुड़ा है? इसका आंसर है पंडित पद्मदेव। कुनिहार संघर्ष 1939 में हुआ था। कुनिहार संघर्ष का नेतृत्व किया था पंडित पद्मदेव जी ने। उसके बाद नेक्स्ट है, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1946 ईस्वी में। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष मंडी के स्वामी पूर्णानंद थे। स्वामी पूर्णानंद को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पद्मदेव इसके महासचिव थे, तो महासचिव भी ध्यान रखना है। और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का स्तर
8 मार्च 1946 से 10 मार्च 1946 तक मंडी में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आते हैं कि हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किया गया था 1946 ईस्वी को और स्वामी पूर्णानंद को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और पद्म देव को इसके महासचिव के रूप में चुना गया था। और इसके अलावा हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का सत्र 8 मार्च 1946 से 10 मार्च 1946 तक मंडी में आयोजित किया गया था। इन डेट्स को भी ध्यान रखना है। 8 मार्च 1946 से 10 मार्च 1946 को मंडी में आयोजित किया गया था हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का सत्र। इन सभी के आपको नोट्स बनाने हो, रिवीजन करने हो, एमसीक्यूज लगाने हो तो ये सभी डिटेल्स आपको ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप डायरेक्ट ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट पे जा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।